मेरा शरीर रात भर उसके इंतजार में तपता रहा। ऐसी गर्माहट, ऐसी तपन तो कभी मैंने बुखार में भी महसूस नहीं की थी, जैसे कि आज मैं इस बरसात के पापी मौसम में महसूस कर रही थी। पापी क्यों ना कहूँ मैं इस मौसम को, पापी जो मेरे जैसी न जाने कितनी दबी कुचली स्त्रियों के अरमानों को सुलगाने का काम करता है। तो हुआ ना ये फिर पापी। अभी पिछली बरसात में ही तो सुरभि के गर्भ ठहर गया था उस बेशरम राजेश से। ये मर्द जात भी हम स्त्रियों का गोश्त सूंघने और हमारी स्थिति भांपने में क्षण भर की भी देरी नहीं करते। सुरभि की गरीबी और 4 बच्चों का बोझ। हाँ, तो क्यों ना कहूँ मैं उन बच्चों को बोझ जिन्हें उनका बाप पैदा करके भूल गया हो। दिन रात शराब पीकर धुत पड़ा रहता है और इस तरह से सुरभि के घर में खाने के पेट कुल 6 और कमाने के हाथ बस 2। वैसे तो राजेश की गिनती भी कोई रईस जादू में तो नहीं होती है, पर वो कमाने और हथियाने के पैंतरे बाखूबी जानता है बस। राजेश की मदहोश कर देने वाली नजरों ने न केवल सुरभि जैसी प्यासी स्त्री की प्यास को पहचाना, बल्कि उसकी मजबूरी को भी बाखूबी भुनाया। हम अकेली स्त्रियों को आखिर कब तक ये समाज के गिद्ध नोच कर खाते रहेंगे, आखिर कब तक? वैसे इसका जवाब भी हम स्त्रियों के पास ही है, और वो ये है कि जब तक हमारी देह तपती रहेगी, ये समाज के भेड़िए हमें यूं ही नोचते और खसोटते रहेंगे। मेरा ब्याह 13 साल की उम्र में हो गया था। मेरे बापू का मानना था कि कन्या के जवान होने से पहले यदि कन्यादान कर दिया जाए तो कन्यादान का पुण्य 2 गुना हो जाता है। पुण्य के 2 गुने होने का तो पता नहीं, पर मैं रो रो कर 2 गुनी जरूर हो गई थी। पूरा मुंह और आंखें सुजा ली थी मैंने रो रो कर। कभी अपने घर के छूट जाने का दुख, तो कभी अपनी सहेलियों से अलग हो जाने का भय मुझे बेतहाशा रुलाए जा रहा था। बाकी शादी क्या होती है इसका तो मुझे रत्ती भर भी पता नहीं था, क्योंकि आजकल की लड़कियों की तरह उस वक्त ना तो सिनेमा देखने का चलन था और ना ही लड़कों से दोस्ती। हाँ, ये कन्यादान के 2 गुनी पुण्य वाली गलतफहमी मेरी शादी के 1 महीने बाद मोहन के साथ शहर आने पर पूरी तरह से दूर हो गई, जब अनीता चाची मेरी इस बात पर ठहाका मारकर हंसी और फिर मुझे अपने पास बिठाकर बड़े ही प्यार से समझाया कि कैसे हमारे समाज में कुछ मर्दों द्वारा ये प्रथाएं बस अपने हित के लिए और स्त्रियों को दबाकर रखने के लिए बनाई गई थी। अनीता चाची एक पढ़ी लिखी स्त्री थी, जो कि आज में जीने की वाली शख्सियत थी, और शायद इसी कारण उन्हें मोहल्ले पड़ोस में सब अच्छी औरत ना मानकर एक बिगड़ैल घोड़ी कहा करते थे। और आज इतने सालों बाद ना जाने क्यों मुझे वो बिगड़ैल घोड़ी खुद में दिखाई दे रही थी। देखो ना, वो आईने में गंगा नहीं है, वो है एक बिगड़ैल घोड़ी। हाँ, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और वो मुझे बहुत कुछ सिखाती व समझाती भी रहती थी। मुझे याद है एक बार जब चंदा दीदी, जो कि मेरी पड़ोस में रहती थी और जिनकी शादी काफी बड़ी उम्र तक नहीं हुई थी, जब एक दिन वो मेरी माँ से कह रही थी कि वो अब कभी भी शादी नहीं करना चाहती, जिसकी वजह मुझे अपनी शादी के साल भर बाद पता चली। तो उनकी उस बात पर मेरी माँ ने जवाब दिया था कि एक दिन वो खुद ही अपना फैसला बदलना चाहेंगी, और तब तक कहीं बहुत देर न हो जाए, क्योंकि चंदा पेट की भूख से भी बुरी होती है शरीर की भूख। ये इंसान को अंधा बना देती है। मेरी माँ द्वारा कही गई इस बात का मतलब मैं आज बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। खैर, चंदा दीदी के इस फैसले के पीछे की वजह थी उनका सामूहिक बलात्कार। सुनने में कितना आसान शब्द है ना ये, बलात्कार, पर जो इस खौफनाक सच का सामना करता है, उसका शरीर तो फिर भी कुछ दिनों में इसके घावों से उभर आता है, पर उसकी छलनी हुई आत्मा, उसका वजूद कभी भी इस घिनौने हादसे से नहीं उबर पाते। चंदा दीदी को मैंने हंसते खेलते और चहकते भी देखा, और फिर बीमार, और फिर बहुत बीमार भी देखा। अपने माता पिता की मौत के बाद अपने मानसिक रूप से रोगी भाई को लेकर रोजी रोटी की तलाश में वो शहर आ गई थी। और फिर जब हर तरफ हाथ पांव मारने पर उन्हें यहाँ सिर्फ भूखी नजरें ही मिली, तो उन्होंने उन भूखे भेड़ियों से अपनी छलनी हुई आत्मा को मारकर अपनी आत्मा पर बोझ बने हुए शरीर का सौदा कर लिया। और अब जब कभी वो इधर से गुजर जाती हैं, तो कुछ शरीफ लोग उसे धंधे वाली कहकर थूकते हैं। मगर एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि ये शरीफ लोग उस वक्त कहाँ होते हैं
जब किसी औरत को इनकी शराफत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और उस औरत के खुद को कीचड़ में उतारते ही ये अपनी शराफत का ढाल पीटते हुए न जाने कहाँ से अवतरित हो जाते हैं। अवतरित। हाँ, तो हिंदी विषय में बीए जो कर चुकी हूँ, तो हिंदी तो अच्छी बोलना बनता है ना मेरा। मुझे पढ़ाने का पूरा श्रेय अनीता को ही जाता है। हाँ, अब मैं उन्हें नाम से ही बुलाती हूँ। उन्होंने ही कहा है मुझसे। अब ये उनका अपनी उम्र कम दिखाने का तरीका है या मुझे सहेली बनाने का ढंग, मुझे नहीं पता। पर अनीता सचमुच बहुत अच्छी है, बहुत। उसकी वजह से ही आज मैं स्नातक होकर एक निजी संस्था में अध्यापिका के तौर पर पढ़ा रही हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी उम्र थी विवाह पर 13 वर्ष और मेरे पति की उम्र पूरे 26 वर्ष, यानी पूरे दो गुनी उम्र। हालांकि बिचौलिए पंडित ने उसकी उम्र 20 ही बताई थी, पर वो सही उम्र बता भी देता तो कौन सा मेरा रिश्ता टूटने ही वाला था। जब 13 पर 20 की बात भी मेरी माँ ने बोली, तो मेरी खुर्राट दादी ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि बड़ी उम्र का मर्द होगा तभी तो औरत पर लगाम कस कर रख पाएगा। मतलब कि दादी की नजर में भी औरतें घोड़ी ही होती थी। यह बात तो साबित हो ही गई। मेरी दादी 18 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी और फिर जब घर वालों को ये डर सताया कि कहीं वो अपनी तपती देह के चलते हमारे खानदान की नाक न कटवा दे, तो हमारे छोटे बाबा यानी कि मेरे बड़े बाबा के छोटे भाई ने एक रात उनके साथ जबरदस्ती की और फिर दबी जुबान में सबने उस पर अपनी रजामंदी की मोहर भी लगा दी। और इस तरह से मेरे छोटे बाबा ने हमारे घर की नाक ऊंची कर दी। हाँ, ये और बात है कि खानदान की इज्जत बचाने के इस खेल में सब मेरी छोटी दादी के जज्बातों से बड़े ही अनजान बनकर खेल गए और वो अपने पति को दूसरी औरत के साथ बिस्तर पर हर रात बांटने को मजबूर हो गई। मेरी कहानी भी कुछ अलग नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अलग है। हाँ, अपनी उम्र के हिसाब से मेरा शारीरिक विकास ज्यादा नहीं हुआ था। मैं बहुत पतली दुबली थी, शरीर पर रत्ती भर मांस नहीं। और शायद यही बात मेरी जिंदगी में जहर घोलने का कारण बनी। मेरे पति मोहन की ना तो कोई बहन थी और ना कोई भाई, और माता पिता उसके जन्म के 4 साल बाद ही किसी भयंकर महामारी में मर चुके थे। उसकी थी तो बस ले देकर एक बुआ, और वो भी दूर की, जिसने उसे पाला था और उसकी शादी भी करवाई थी। रंग का काला जैसे अमावस की रात और चेहरे पर चेचक के दाग। हाँ, कदकाठी से अच्छा था, पर मेरे बाबा को तो बस उसका शहर में रहना और बिना दहेज के शादी करना जच गया, और उन लोगों ने आंख बंद करके मेरा उससे रिश्ता कर दिया। हाँ, तो जब उसने पहली बार मुझे कपड़ों के बिना देखा, तो मेरी सपाट छाती देखकर वो इतना बौखलाया कि उसने मुझे चमड़े की बेल्ट जिस पर लोहे की बक्कल लगी हुई थी जी भर कर मारा। और फिर जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई तब तक मारता ही रहा। उसके बाद तो वो रोज दारू पीकर आता और फिर मेरे कपड़े उतार कर खूब मारता, कभी चप्पल से तो कभी लातों से तो कभी लाठी से भी। फिर एक दिन जब मेरा महीना हो रहा था, तब वो मेरे पास आया और उसने पहले तो मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर मुझे मेरे गुप्त अंग पर चप्पलों से मारा और फिर मेरी खुली छाती पर साली हिंजड़िया कहकर थूक कर चला गया। फिर एक दिन वो रात को अपने साथ एक औरत को लेकर आया। वो औरत लाल रंग का एक गाउन पहने हुए थी और उसने अपने बाल खुले हुए छोड़े थे। वो देखने में शक्ल सूरत से तो कुछ अच्छी नहीं थी, पर उसकी देह मांसल थी। वो एक भरे हुए बदन की औरत थी। मैं उसे देख ही रही थी कि मेरा पति उसकी तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हुए मुझसे बोला कि देख, इसे कहते हैं औरत, देख। फिर उसने उसके गाउन पर पड़ा हुआ दुपट्टा हटाकर दूर फेंक दिया और उसकी छातियों की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगा, देख साली देख, इसे कहते हैं छाती। उसकी भरी हुई छातियों मानो उसके गाउन के बड़े से गले के बाहर निकलने को मचल रही थी। सच, उसके गले से बाहर झांकती हुई छातियों को देखकर एक बार को तो मुझे भी खुद पर बहुत शर्म आई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही वो उस औरत को लेकर मेरे बिस्तर पर कूद पड़ा और फिर उसने उस औरत के कपड़े उतार दिए और मुझे मार कर डर दिखाकर उसकी तरफ देखने के लिए कहा। वो उसकी छातियों की तरफ बार बार इशारा कर रहा था और उनसे खेल रहा था। फिर वो दोनों मेरे देखते ही देखते कब एक दूसरे में समा गए, मैं अपने आंसुओं के पर्दे के पार देख ही नहीं पाई। इसके बाद तो ये उसका रोज का सिलसिला बन गया। औरतें बदलती रहीं, पर मेरी स्थिति वो ही रही। वक्त बढ़ता गया
और फिर बढ़ते हुए वक्त के साथ ही साथ मैं भी बड़ी हो गई। धीरे धीरे मेरी छातियों के उभारों में भी मांस भरने लगा। जहाँ मेरी जवानी मुझ पर मेहरबान हो रही थी, वही उस काले मोहन की उम्र बढ़ रही थी। और यही कारण था कि अब उसे मेरी छाती के उभारों से कोफ्त होने लगी थी। कभी वो मुझे मोहल्ले के किसी लड़के से जोड़ता, तो कभी किसी से। फिर जब इन सब का मुझ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो उसने मुझे सताने का एक दूसरा ही तरीका निकाल लिया। अब वो रोज रात मुझ पर अपनी मर्दांगी निकालने के नए नए तरीके आजमाने लगा, जिसने मेरे शरीर के साथ ही साथ मेरी आत्मा को भी बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया। वो मुझे सिगरेट से जलाने लगा, तो कभी मुझ पर दारू डालकर मुझे जिंदा जलाने की धमकी देने लगा। मगर हद तो उस दिन हो गई जब उसने मेरे पेट में लात मार मार कर मेरे 3 माह का गर्भ गिरा दिया। उस दिन के बाद मेरे जीने की हर एक उम्मीद उस डॉक्टरनी की इस बात से दम तोड़ गई कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। उस हादसे के बाद मानो मैं पत्थर की बन गई। और फिर उस भेड़िए ने मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया। हालांकि मेरी गरीब माँ को मुझे देखकर कोई खुशी तो नहीं हुई, पर शहरी बेटी से उसकी कुछ उम्मीदें जरूर जाग गई। और फिर जब उसे मेरी तरफ से अपने हाथ खाली मिले, तो 2 रोटी का बोझ उसे बेहद भारी लगने लगा। और बिना मेरे किसी दुख सुख को जाने या समझे बिना ही उसने मुझे बिना टिकट रेलगाड़ी में चढ़ा दिया, जहां मुझसे टिकट तो नहीं पूछा गया, पर जनरल डब्बे में मेरे जिस्म से खिलवाड़ करने वालों की मुझे कोई कमी नहीं लगी। उसी डब्बे में एक कोने पर सिकुड़ी सी बैठी हुई एक लड़की पर मेरी नजर पड़ते ही मेरा ध्यान मुझ पर से हटकर पूरी तरह से उस पर चला गया। वो कोई 6 साल की बच्ची थी। कपड़ों से तो वो ठीक ठाक घर से लग रही थी, पर शायद उसके माता पिता खुद के बारे में ऐसा नहीं समझते होंगे। तभी हमारे देश के सैकड़ों माता पिता की तरह ही वो भी उसे अपनी गरीबी की आड़ में कूड़े की तरह फेंक कर चले गए थे। मैं उसके पास गई और फिर मैंने उसे वहां हवा में तैर रही तमाम भूखी नजरों से बचाने के लिए अपने आंचल में छिपा लिया। मुझे पता था कि मेरे इस फैसले का खामियाजा मुझे जरूर भुगतना पड़ेगा, पर मैं उसे इस तरह से वहां मरने और कुचलने के लिए छोड़ भी तो नहीं सकती थी। आज ना जाने क्यों उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। वो ही दुबली पतली देह और भोली भाली सूरत। मैं जब घर पहुंची तो मोहन घर में नहीं था। फिर मैंने खाना बनाया और उस लड़की को खिलाया और खुद भी खाया। पूछने पर पता चला कि उसका नाम रोशनी था। जैसा नाम था उसका, काश कि उसकी किस्मत भी वैसी होती। अगले दिन जब सुबह मोहन आया, तो ना तो उसने रोशनी को लेकर मुझसे कुछ सवाल जवाब किया और ना ही मुझसे झगड़ा। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि शायद उस हादसे ने मोहन को बदल दिया है। और फिर रोशनी में मुझे मेरी ममता का सहारा नजर आया। मैं अब उसे अपनी बेटी ही मानने लगी थी। समय बढ़ता रहा और इस बीच अनीता के कहने पर मैंने महिला वर्ष में हाई स्कूल का फॉर्म भी भर दिया। देखते देखते हाई स्कूल और फिर इंटरमीडिएट, मेरे साथ ही साथ मैंने रोशनी का दाखिला भी पास ही के एक स्कूल में करवा दिया था, तो वो भी अब पढ़ने लगी थी। समय गुजरता रहा और गुजरते समय के साथ मोहन की आदतें भी मुझे सही लगने लगी। अब ना तो वो कोई औरत घर लेकर आता था और ना ही मुझे मारता पीटता था। हाँ, दारू वो रोज पीता था और मेरे साथ हम बिस्तर भी वो रोज होता था। फिर चाहे मैं बुखार से तप रही हूँ या फिर मेरा महीना ही हो रहा हो, मगर मैं इन सब के बावजूद भी बहुत खुश थी कि मेरा पति अब सुधर गया है। वो अब इंसान बन गया है। पर मैं गलत थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो 9 दुर्गा के दिन थे। अनीता की पड़ोसन ने जगराते का आयोजन किया था। उस दिन सप्तमी का दिन था और मैं वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी। वैसे तो मुझे और रोशनी दोनों को वहां जाना था, पर उसी दिन दोपहर को 12 साल की रोशनी को महीना आने लगा और मुझे वहां अकेले ही जाना पड़ा। मैं जाते समय बिल्कुल निश्चित थी, क्योंकि एक तो 9 दुर्गा के दिनों में मोहन दारू नहीं पीता था और वो अब रोशनी को अपनी बेटी की तरह ही उसकी देखभाल और लाड करता था। उस दिन वो काम पर से भी जल्दी भी आ गया। मैंने बाप बेटी दोनों का खाना बना दिया था और फिर मैं रोशनी को कुछ बातें समझाकर और अपना व अपने बापू का ख्याल रखना कहकर अनीता के साथ उसकी भाभी के घर जगराते में चली गई। सारी रात वहां माता के गीतों में मैं मगन रही। सचमुच बहुत अच्छा लगा था मुझे। और मैंने तो अनीता की पड़ोसन से यह भी कह दिया था कि मैं अगले नवरात्रों में अपने घर पर भी जगराते करवाऊंगी। मैंने जगराते करने वाली उस मंडली से भी बात कर ली थी।
माता की भक्ति में पूरी रात कब बीती मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, इस बीच रोशनी और मोहन की खैर खबर जानने के लिए मैंने जरूर एक या दो बार मोहन को फोन किया था, पर मोहन या रोशनी दोनों में से किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। सुबह तड़के ही मैं अपने घर की ओर चल दी। मैंने दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने भी दरवाजा खोला नहीं। उसके बाद मैंने दरवाजे को बहुत तेजी से पीटा और लगातार पीटती रही। इस बीच मैंने मोहन को कई बार फोन भी मिलाया, पर उसने उठाया नहीं। हालांकि फोन की घंटी की आवाज मुझे घर के अंदर से ही आ रही थी। फिर मैं ये सोचकर कि शायद दोनों ही गहरी नींद में हैं, दरवाजे पर चुपचाप बैठ गई। उसके बाद लगभग 10 मिनट के बाद मोहन ने दरवाजा खोला और मैं घर के अंदर गई। घर के अंदर से मुझे एक अजीब तरह की बदबू आ रही थी। मैं मोहन से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही मेरी नजर बिस्तर पर चादर में लिपट कर लेटी हुई रोशनी पर पड़ी। मैंने देखा कि उसका चादर पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था। मैंने सोचा कि शायद ये उसके महीने की वजह से है। मुझे रोशनी की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। मैं बड़बड़ाती हुई और मोहन से छिपती हुई उसके पास पहुंची। फिर जब मैंने रोशनी को हिला डुलाकर उठाना चाहा, तो उसमें कोई हरकत ही नहीं हुई। फिर जब मैंने उसकी चादर हटाई, तो वो नंगी लेटी हुई थी। उसके बदन पर जगह जगह खरोचों और खून के सिवा कुछ भी नहीं था। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि तभी मेरी नजर फर्श पर अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर बैठे हुए मोहन पर पड़ी। अब मैं मोहन की तरफ मुड़ी। मैं उससे कुछ पूछती उससे पहले ही वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा और बोला कि उससे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मोहन की बात सुनकर मानो मेरे अंदर रण चंडी देवी आ गई। मेरी नसों में खून बहुत ही तेजी से दौड़ने लगा। इसके बाद जो हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तो फर्श पर खून से सना हुआ हशिया पड़ा था और मोहन की कटी हुई गर्दन खून से भरी हुई मेरे सामने थी। वो दम तोड़ चुका था। न जाने कैसे मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर भीड़ जमा हो गई और फिर कुछ पुलिस वाले मेरे घर के अंदर आ गए। फिर एक महिला पुलिस ने मुझे मेरा बाजू पकड़कर फर्श पर से उठाया और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी। जाते जाते मुझे एहसास हुआ कि मेरे चेहरे पर कुछ गीला कुछ सूखा सा लगा हुआ है। तब तक उस भीड़ में से मेरी एक पहचान की औरत ने कहा कि हत्यारिन, अपने चेहरे से ये खून तो पोंछ ले। तब मुझे मालूम हुआ कि वो गीला सूखा सा कुछ और नहीं बल्कि मोहन, नहीं, नहीं, उस भेड़िए दरिंदे का खून था। मेरी जिंदगी अचानक से ऐसा कोई मोड़ ले लेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बदहवासी उन पुलिस वालों के साथ पहले थाने, फिर पेशी और फिर कब जेल आ गई पता भी नहीं चला। जेल में भी मुझे मेरी बर्बाद जिंदगी पर रोने का कोई मौका नहीं दिया गया। वहां की राजनीति की चक्की में पिसकर मेरा इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। वह मैंने अपना रहा सहा भोलापन भी खो दिया। हर तरह के जुल्म सितम सहती कब मैं वहां की कुछ औरतों के साथ चरस कर नशा करने लग गई मुझे नहीं पता। मैं वहां की राजनीति में रमने लगी थी, पर फिर वहां वो हुआ जिसके लिए मैं उस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं अपनी इज्जत के बचाव के लिए वही की एक रबौली औरत शांति से मिली, जिसका सिक्का उस जेल में खूब चलता था। फिर जब मैंने उससे बताया कि आज रात मेरा नंबर है उस रंगीन मिजाज जेलर के पास जाने का, पर मैं किसी भी कीमत पर यह काम नहीं कर सकती, तो उसने मुझसे पैसों की मांग की। जिस पर मैंने उसे पैसे ना होने की बात कही, तो वो ठहाका मार कर हंसी और फिर उसने मेरे पेट में एक लात मार दी। मैं बिलबिला कर रह गई। उसके बाद मैंने उसके बहुत हाथ पांव जोड़े, पर वो नहीं मानी। तब मुझे देखकर उसी की एक सहयोगी कांता को शायद मुझ पर दया आ गई और फिर उसने मुझे अपने पास बुलाकर चुपके से एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर किसी का फोन नंबर लिखा हुआ था। मुझे बाद में पता चला कि वो एक वकील का नंबर था। फिर उसी औरत की मदद से मैंने उस वकील को फोन किया और फिर जब मैंने उसे अपनी समस्या बताई, तो उसने मुझसे जो कहा वो सुनकर मुझे एहसास हुआ कि इस जेल में कभी किसी को किसी पर दया नहीं आ सकती। उस वकील की बात पर मैं राजी हो गई और जिसका नतीजा यह निकला कि ना तो मुझे उन 6 महीनों में किसी मर्द का बिस्तर गर्म करना पड़ा और ना ही कोई और जाति सहनी पड़ी। और फिर 6 महीने के भीतर ही उस वकील ने मुझे जमानत भी दिलवा दी। मैं घर वापस आ चुकी थी, पर मेरी वापसी मेरे मोहल्ले पड़ोस वालों के साथ ही साथ मेरी माँ को भी पसंद नहीं आई।
मेरी जिंदगी अब जेल से भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी, पर मुझे अब इस सबसे फर्क पड़ना बंद हो चुका था। फिर एक दिन वकील साहब मेरे घर आ धमके और अपने साथ लाई हुई उनकी दारू की बोतल को देखकर मैं उनका इरादा भाप गई। मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि उस दलदल से निकलकर इस नाले में गिरने की बात मैंने स्वयं ही तो स्वीकारी थी। समय अपनी गति से चल रहा था और मैं जैसे अपनी गति भुला ही बैठी थी। फिर एक दिन अनीता मुझसे मिलने आई और उसने मेरी स्थिति देखकर अपना काम मेरे साथ बांटा, क्योंकि अब मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। अब वो जो कपड़े सिलती थी उसमें तुरपाई और काज बटन का काम उसने मुझे सौंप दिया। जिंदगी जैसे तैसे कटने लगी। मेरे केस की तारीखें भी बीच बीच में पड़ती रहती थी, और उसके साथ ही अनीता के कहने पर ही मैंने बीए का प्राइवेट फॉर्म भी भर दिया। सच, अनीता जैसे लोगों की वजह से ही आज धरती पर इंसानियत जिंदा है। वकील साहब अपनी फीस लेने अब मेरे दरवाजे पर अक्सर आने लगे थे। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर मैं करती भी क्या। और फिर एक दिन वकील साहब अपने साथ अपने दो दोस्तों को भी मेरे घर ले आए। वो दूसरा मौका था जब मुझ में चंडी का स्वरूप उतर आया था। पर वकील साहब की किस्मत अच्छी थी कि वो मेरे घर से अपनी जान बचाकर भागने में उस दिन सफल हो गए। उस घटना के बाद जब मैंने अनीता को अपनी स्थिति के बारे में बताया तो उसने मुझे अपने एक दूर के रिश्तेदार का पता दिया, जो कि एक वकील था। फिर मैं एक दिन उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंच गई। अनीता भी मेरे साथ ही थी। उस शख्स का नाम सरोज श्रीवास्तव था। वो देखने में बिल्कुल किसी फिल्म में हीरो की तरह था। मैं तो पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गई। वो बातचीत से बहुत ही सज्जन था। उसने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे रिहा कराने का आश्वासन दिया। उसने मुझसे फीस धीरे धीरे चुकाने की बात कही, और अनीता के कहने पर उसने मेरी हालत पर तरस खाकर मेरी आधी फीस माफ भी कर दी थी। अब तो मुझे हमेशा तारीख का इंतजार रहता। जो कोर्ट कचहरी मुझे नरक लगते थे, अब वो ही मुझे जन्नत लगने लगे। धीरे धीरे मैं सरोज की एक झलक पाने को भी बेताब रहने लगी। मैं केस के सिलसिले में किसी न किसी बहाने उससे मिलने जाने लगी। मैं उससे सवाल करती और वो हौले से मुस्कुराकर मेरे सभी सवालों का जवाब देता। मैं उसे सरोज जी कहती थी। हर बार उसका ये नाम मेरे पूरे बदन में झुरझुरी सी मचा जाता था, और वो मुझे बस जी कहता था। सच कहो तो मुझे उससे प्यार हो गया था। सच्चा वाला प्यार, मेरा पहला प्यार। अब मेरा बीए हो गया था और मेरा केस भी बस खत्म होने की ही कगार पर था। अब मैं डरती थी कि कहीं सचमुच मेरा केस खत्म हो गया तो मैं सरोज जी से कैसे मिल पाऊंगी, उन्हें कैसे देख पाऊंगी। और छुआ तो मैंने उन्हें इन 3 सालों में एक बार भी नहीं था। हाँ, ये और बात है कि सपने में मैं उनके ना जाने कितनी बार गले लग चुकी थी। और फिर वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा केस खत्म हो गया और फैसला मेरे हक में ही आया। सरोज जी ने सेल्फ डिफेंस में मुझे बाइज्जत बरी करवा लिया। पर मैं तो जैसे ये सब भूल ही गई थी। मुझे फैसले से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो बस केस खत्म होने से। मैं बहुत रोई, फूट फूट कर रोई। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। घने काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। आसमान में बिजली रह रहकर कड़क रही थी, और मैं उन गरजते बरसते बादलों और कड़कती हुई बिजली के बीच सरोज जी के ऑफिस जा पहुंची। और फिर मैंने रो रो कर अपने दिल का सारा हाल उन्हें सुना दिया, पर वो कुछ भी नहीं बोले। मैं काफी देर वही खड़ी रहकर उनके जवाब का इंतजार करती रही, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और फिर किसी की आहट से मैं चौंक गई, और वो कोई और नहीं बल्कि सरोज जी ही थे। तो क्या मैं इतनी देर से बुद्ध बन रही थी? उफ! तब मुझे एहसास हुआ कि सचमुच मैं इतनी देर से बुद्ध ही बन रही थी। और मैं जिसे सरोज जी समझ रही थी, वो तो कुर्सी पर रखा हुआ उनका कोट था सिर्फ, जिसे अंधेरे में मैं सरोज जी समझ रही थी। फिर उन्होंने जब मुझसे वहां आने का कारण पूछा तो मैं सकपका गई। फिर उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ न पूछते हुए मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए कहा। अब हम दोनों एक ही छतरी में भीगे हुए रास्ते पर रिमझिम सी बरसात में चल रहे थे। बारिश बीच बीच में तेज भी हो रही थी। फिर कुछ ही देर में मेरा घर आ गया। मैंने सरोज जी को चाय पीने के लिए अपने घर के अंदर आने के लिए कहा, और वो मेरे बस एक ही बार कहने से अंदर आ गए। फिर मैंने चाय बनाई। मैं कुछ भीग चुकी थी और वो भी कुछ भीगे हुए थे। उन्होंने मुझसे पहले कपड़े बदलने के लिए कहा, पर मैंने कपड़े नहीं बदले, बल्कि आधी भीगी हुई साड़ी के साथ ही मैं चाय बनाने लगी। चाय पीकर जैसे ही वो चलने को हुए,
मेरी आंखों से बहती हुई गंगा जमुना को देखकर उनके कदम ठिठक गए। और फिर जब उन्होंने मुझसे मेरे रोने की वजह जाननी चाही, तो मैं बच्चों की तरह बोल पड़ी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सच में वो मेरा बचपना ही था, और मैंने भी अपना ये रूप उस दिन पहली बार ही देखा था। मेरी इस बात पर सरोज जी ने जो कहा, वो मैं भी कभी सपने में सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो ये बात जानते हैं, और उन्होंने अनगिनत बार मेरी आंखों में ये बात पड़ी है। आखिर वो एक वकील है। मगर इसके बाद जो उन्होंने कहा, उसे सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया। उन्होंने कहा कि वो भी मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि आई लाइक यू वेरी मच गंगा। बस इतना कहकर वो चले गए। उस दिन जाने के बाद मैं घंटों आईने के सामने खड़ी रही। मैं खुद को निहारती रही और खुद से पूछती रही कि क्या मैं सचमुच इतनी सुंदर हूँ कि सरोज जी जैसा व्यक्ति मुझे पसंद करे। आईने ने जवाब में मुझे मेरी मधुर मुस्कान, हिरनी जैसी आंखें, मेरी कंचन काया और मेरा भरा हुआ खूबसूरत बदन मुझे दिखाया, जिसे देखकर मैं अगले कई दिनों तक खुद पर इतराती रही और खुद से ही शर्माती रही। मैं इंतजार करती रही कि सरोज जी आएंगे आएंगे, पर वो नहीं आए। फिर वो दिन भी आया जब मेरा इंतजार खत्म हुआ। सरोज जी सचमुच आए। फिर उन्होंने मुझसे फीस के लिए ज्यादा परेशान होने से मना करते हुए कहा कि उन्हें फीस की कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद हम दोनों ने साथ में चाय पी। इसके बाद ये अक्सर होने वाला सिलसिला बन गया। अब हम दोनों के बीच की बेतकल्लुफी बढ़ती गई, और फिर एक दिन हम दोनों अपनी सीमाएं भूलकर एक हो गए। हमारे बीच प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। सरोज जी को मेरे बारे में सब कुछ पता था, पर उन्हें कभी भी मेरे गुजरे हुए वक्त से कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े सच से रूबरू करवाया। हालांकि इशारों में ये बात वो मुझे पहले भी कई दफा बता चुके थे, पर साफ साफ वो मुझे पहली बार ही बता रहे थे कि वो शादीशुदा हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि यही कारण था कि वो आज तक मुझे पसंद करते हुए भी कभी अपने दिल की बात मुझसे नहीं कह पाए थे। मगर जब मैंने उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाए। मैं अब दिन रात सरोज जी की इस सच्चाई के बारे में सोचती रही, और फिर एक दिन मैंने सरोज जी से इस बारे में बात करने का फैसला किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी का घर टूटे या किसी औरत के आंसुओं की वजह मैं बनूं। और इससे पहले कि मैं सरोज जी से इस बारे में कोई बात कर पाती, उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर चुके हैं। इस पर मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ये गलत है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उसके साथ रहते हुए तुमसे प्यार करना तो और भी ज्यादा गलत है। और इसी तरह की अनगिनत दलीलों के सामने मैं हार गई। अब हम दोनों अपनी एक नई जिंदगी में कदम रखने को लेकर बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। सरोज जी तलाक के पेपर बनवाने और हमारी शादी को अंजाम देने में लगे हुए थे कि उसी बीच एक दिन अनीता मेरे पास आई। वो बहुत खुश थी और अपने साथ लड्डुओं का एक डब्बा भी लेकर आई थी, जिसकी वजह जानने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस एक पल में ही मेरे अरमानों का महल चकनाचूर हो गया। वो मिठाई सरोज जी की पत्नी के पूरे 8 साल बाद माँ बनने की खुशी की थी। तभी मुझे अनीता ने बताया कि सरोज जी की पत्नी के बच्चे नहीं होते थे, तो अब शादी के 8 साल बाद बहुत इलाज और पूजा पाठ के बाद वो गर्भवती हुई है। अनीता तो चली गई, पर वो मुझे कितनी बड़ी ऊहापोह की स्थिति में छोड़कर गई थी, यह बस मेरा दिल ही जानता था। मैं दिन भर बस इसी के बारे में सोचती रही और अपना आंचल भिगोती रही। ऐसे ही मेरे ना जाने कितनी रात, कितने दिन गुजरे, और फिर 4 दिन बाद सरोज जी आए। उन्होंने मेरे कुछ कहने से पहले ही मुझसे कहा कि वो जानते हैं कि मुझे उनकी पत्नी के गर्भवती होने की बात पता चल चुकी है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस बात से उनके फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बस इतना पड़ेगा कि अब वो तलाक के बाद अपनी पत्नी और बच्चे दोनों का खर्चा देंगे। पर वो मुझे किसी भी कीमत पर अब नहीं छोड़ सकते। वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, और मेरे बिना वो अब खुद को सोच भी नहीं सकते। इसके साथ ही वो मेरे दुखों की फहरिस्त में अब अपना नाम अगले स्थान पर नहीं देख सकते। उनकी सारी बातें सुन लेने के बाद मैं ये तो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अब उन्हें समझाना बेईमानी होगा। इसलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैं बस उनके कदमों में झुक गई। मैंने उनके पाँव छुए, जिस पर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद वो पूरी रात उन्होंने मेरे साथ भी गुजारी। अगली सुबह सरोज जी के जाते ही मैंने अपनी गली के अभिषेक बड़ई को बुलाया।
जो कि अपने दोनों पैर एक दुर्घटना में गंवा चुका था और जिस कारण कुछ साल पहले उसकी बीवी रन्नो उसे छोड़कर हमारे ही गली के कल्लू धोबी के साथ भाग गई थी। मैंने कई बार कई लोगों को उसे झिड़कते हुए देखा था। सब उसे हिकारत की नजरों से देखते थे। उससे बात करने के बाद मैंने अनीता को बुलाया और उससे सारा इंतजाम करने के लिए कहा। शाम को 4 बजे हम सब पास के ही मंदिर में थे। अगले दिन जब सुबह सरोज जी आए तो मैंने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि दरवाजा मैंने अपने पति अभिषेक से खुलवाया। उस दिन के बाद वो कभी नहीं आए, ना ही कभी उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश की। शायद इसे ही सच्चे प्रेम की मौन भाषा कहते हैं। मैं आज भी कभी सोचती हूँ कि क्या होता अगर वो मुझ पर इल्जाम लगाते, मेरे बलिदान को ना समझते। क्या होता? क्या मैं टूट जाती? क्या मैं आत्महत्या कर लेती? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। उस ऊपर वाले ने हम स्त्रियों को इतना कमजोर तो बनाया ही नहीं है ना। और फिर जब इतना कुछ सहकर नहीं टूटी, तो फिर सच्ची मोहब्बत का स्वाद चखने के बाद कैसे टूट जाती। बल्कि मैं तो सरोज जी से मिलने के बाद खुद को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी। शादी के 5 साल बाद ही शुगर की बीमारी के चलते अभिषेक की मौत हो गई। अब इस घर में बस मैं हूँ। मेरी तुरपन के कपड़े और हाँ, स्नातक करने के कारण मेरी छोटी सी अध्यापिका की नौकरी। मेरी देह आज भी तपती है, तो बस उसके इंतजार में जिसे मैंने और जिसने मुझे सच्चा प्यार किया। सच, औरत और मर्द में यही फर्क होता है कि मर्द कहीं भी अपनी प्यास बुझा लेता है, पर औरत औरत सिर्फ उसके लिए ही तड़पती है जिसे वो प्यार करती है, वरना प्यासी रहकर ही मर जाती है। इसके अलावा सिर्फ दैहिक सुख के लिए औरत कभी किसी का घर नहीं तोड़ती। ये भी एक सच है, या मेरा सच है। मगर सोचती हूँ कि एक बार और शादी कर लूं, तो कम से कम इस तपती देह पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले पुरुषों का शिकार होने से तो बच जाऊंगी। वरना ये मर्द रूपी भेड़िए एक अकेली औरत को कहाँ जीने देते हैं। मैं मानती हूँ कि औरत की देह भी तपती है, पर उसका फायदा उठाना कहाँ तक ठीक है। ये तो वो ही बात हुई ना कि किसी भूखे को खाने का लालच देकर बरगलाना, या फिर किसी के हालातों का पता चल जाने पर उसकी गरीबी का फायदा उठाना। खैर, मुझे इतना भी पता नहीं, पता है तो बस इतना कि आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा याद। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।